गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमने रेगुलेटिंग एक्ट जो था 7073 कर लिया था। उसके बाद हम आज करेंगे अमेंडिंग एक्ट 1781। ठीक है। अमेंडिंग एक्ट 1781 को हम इसलिए अमेंडिंग कहते हैं क्योंकि इसमें क्या था, जो इसके डिफेक्ट्स थे अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, नॉट इंडिया। इंडिया के अकॉर्डिंग वो डिफेक्ट नहीं थे, ठीक है। वो क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग वो डिफेक्ट्स थे, ठीक है। कैसे हमारे लिए वो क्या था, हमारे लिए तो इंडिया की जो वेल्थ थी उसको बाहर ले जाने का एक जरिया था, जो ये डिफेक्ट्स को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। बट डायरेक्ट वे में अगर मैं देखूँ तो ये क्या था, इंडिया की जो वेल्थ थी उसको मतलब कंट्रोल ना किया जाए थ्रू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आप सबको मालूम है अभी क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1774 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया में एस्टैब्लिश कर दिया गया था। उसमें क्या था, तीन जो मेंबर थे प्लस एक चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे थे, ठीक है। अब क्या था, अब इसमें क्या था, जो रेगुलेटिंग एक्ट 7073 में, ठीक है, 7073 में क्या किया गया था कि डिस्क्राइब नहीं किया गया था कि इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। किसका, जो इसका सुप्रीम कोर्ट है उसका एरिया क्या होगा। तो उसमें क्या था, अभी तक तो 81 से पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, प्लस उसकी जो काउंसिल थी, प्लस रेवेन्यू मैटर, ठीक है, प्लस जितना भी कलकत्ता के जो नेटिव्स थे या फिर उसकी प्रेसिडेंसी थी, जो भी टेरिटरी है वो सारे किसके जुरिडिक्शन के अंडर हैं, सुप्रीम कोर्ट के। तो ये देख के क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगता है कि अगर हम ऐसे ही रखते हैं तो क्या होगा कि हम जो उनका जो मेन पर्पस था रेवेन्यू जो अर्न करना इंडिया में, प्रॉफिट कमाना, ठीक है, तो वो तो किया नहीं जाएगा, ठीक है। वो क्या था, वो टैक्स लगा के या फिर जो उनके काम थे, या अपने ट्रेड को बढ़ोत करके वो इंडिया से क्या करना चाहते थे, वेल्थ को ड्रेन करना चाहते थे ब्रिटेन में, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया, ये जो था रेगुलेटिंग एक्ट, जो अमेंडिंग एक्ट 1781, उसके जो डिफेक्ट अकॉर्डिंग टू, मैं फिर से ये बोल रहा हूँ, जो ये बुक्स में नहीं लिखा गया है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश पार्लियामेंट ये डिफेक्ट थे, उसको रेटिफाई करने के लिए इसको लाया गया था, ठीक है, किसके, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्योंकि इसमें जुरिडिक्शन जो थी, डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया, ठीक है। इसीलिए इस जो अमेंडिंग एक्ट है इसको लाया गया, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं इसके जो फीचर्स थे। फर्स्ट जो क्या, देखिए फर्स्ट क्या बोलता है, इट दिस एक्ट ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, ये सेटलमेंट एक हिसाब से कि सेटलमेंट थी कि कैसे अपनी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं एंड जो उनकी काउंसिल है उसको जुरिडिक्शन से बाहर लाया जाए। उसके लिए, तो उसके लिए उन्होंने दो काम ऐसे किए, और एक एक दो काम हमारे फेवर में भी किए, ठीक है। दो काम एक दो काम अपने फेवर में किए और एक दो काम जैसे जो फीचर्स हम पढ़ेंगे आपको समझ आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि दिस एक्ट, आपको कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी डिफेक्ट्स थे, डिफेक्ट यही था कि इसमें क्या था, बाउंड्री, सुप्रीम कोर्ट की जो बाउंड्री है उसका जो ज्यूरिडिक्शन है उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया, और इसमें क्या है, उसके ज्यूरिडिक्शन में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा उसके बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कभी भी ज्यूरिडिक्शन के बारे में अगर फर्स्ट टाइम जो अगर स्टेट किया गया था अमेंडिंग एक्ट 1781 में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या किया, एग्जाम्प्ट कर दिया गया जीजी। अब जीजी क्या है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, होप आपको अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड इट्स काउंसिल, मैंने आपको क्या बताया, एक गवर्नर जनरल होगा प्लस उसके 4 मेंबर्स होंगे, ठीक है, उसकी जो हेल्प करेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो वो क्या है, उसको क्या है, उसका जो काम है, ऑफिशियल कैपेसिटी के जो भी काम है उसको जुरिडिक्शन से, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर निकाल दिया। अब देखिए, अब ये जो भी इनके काम होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं आएंगे, जो भी इन पे कोई भी केस नहीं चल सकता, कोई भी, अगर वो रिलेटेड टू, अगर वो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर, देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या किया, रेवेन्यू मैटर्स को बाहर निकाल दिया गया, कहाँ से, जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो उनका जो मेन मकसद ही यही था, रेवेन्यू को जनरेट करना और जो इंग्लैंड में इसको भेजना। तो उनका जो काम था, ऑब्वियसली वो अपने जो मेन पर्पज़ है, रेवेन्यू का जो मेन पर्पज़ है वो क्या करेगा, वो यहाँ की वेल्थ को वहाँ भेजना चाहते थे, ठीक है। ब्रिटिशर का, ईस्ट इंडिया कंपनी का काम क्या था कि इंडिया की जितनी भी वेल्थ है उसको हम ब्रिटेन में अपने उधर लेके जाएं। तो ऑब्वियसली जो जब ब्रिटेन गवर्नमेंट आती है तो उनका भी मेन मकसद यही था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या, रेवेन्यू मैटर और जो भी उसके रिलेटेड कलेक्टिंग मैटर है, ठीक है, रेवेन्यू के रिलेटेड को भी, कलेक्शन के रिलेटेड मैटर है उसको भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर निकाल दिया। अब मेन मेन काम तो उन्होंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि ना जो गवर्नर जनरल बंगाल है ना उसकी काउंसिल है, उन दोनों जुरिडिक्शन से बाहर हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप उसके अगेंस्ट क्या शिकायत नहीं कर सकते, और रेवेन्यू मैटर के रिलेटेड भी आप शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि अब रेवेन्यू मैटर क्या है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टैक्सेस इतने लगा दिए जाते थे, और साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि वहाँ पे फेमेन काफ़ी चलते था, वहाँ पे क्या था कि 2-3 साल या 4 साल के बाद का सर्कल जो था
वो क्या होता था, कहीं न कहीं भारत में अकाल पड़ ही जाता था। तो इस केस में क्या होता था, काफ़ी भुखमरी हो जाती है, ठीक है? और ये पॉलिसीज़, यही कारण था कि 1858 का जो विद्रोह था, ये भी वन ऑफ द रीज़न था कि जो इनकी जो पॉलिसीज़ थी, रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी, वो क्या थी, फ़ेवर में नहीं थी इंडियंस के, ठीक है? तो आगे हम देख लेते हैं, जब वो आएगा तो हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए बस हम 1781 का जो है उसको फ़ोकस करेंगे, ठीक है? तो अब क्या है, रेवेन्यू मैटर्स को भी और रिलेटेड उसके जो कलेक्शन के रिलेटेड हैं, रेवेन्यू को कलेक्शन करने के रिलेटेड हैं, कोई भी अगर मैटर है उसको एक्सक्लूड कर दिया। अब देखिए, ये सब तो एक्सक्लूड हो, अब बट इंक्लूड क्या है, अब इसकी ज्यूरिडिक्शन की, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन क्या है वो देखते हैं, ठीक है? ये तो है कि जो इसके दायरे में नहीं आएगा, तो ये देखिए मेन काम तो उन्होंने दायरे से बाहर कर दिया। अब आएगा कि इसके दायरे में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में, ठीक है? अब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में क्या रह गया है, कलकत्ता, ठीक है? कलकत्ता के जो भी नेटिव्स हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, इनहेबिटेंट हैं, वो उसके दायरे में हैं, ठीक है? उनके जो भी काम होंगे, और साथ में ये बोल दिया, अब हमारे फ़ेवर में क्या था, मतलब हमारे प्रलोभन क्या दे दिया कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको क्या कर दिया कि हिंदू जो होगा, हिंदू के लॉ के अकॉर्डिंग ही सज़ा दी जाएगी, और जो मुस्लिम हैं उनको मुस्लिम अकॉर्डिंग, मोहम्मडियन जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो हमारे लिए क्या है, मतलब आज भी जो हम इंडियंस या फिर हम भारतवासी हैं, तो हमारी मेंटालिटी आज भी हम मॉडर्न इरा में हैं, बट फिर भी हम हिंदू और मुस्लिम के जो जो एक रिलीजियस जंजाल है उसमें हैं। हमें क्या है, इससे उठकर मानवता की जो है, मानवता की ओर चलना चाहिए, ठीक है? हाँ, हम ये कहते हैं कि उनके टाइम में हिंदू और मुस्लिम लॉ जो उन्होंने बनाया, मे बी वो उस टाइम पे कारगर सिद्ध हुआ होगा, बट यस उन्होंने जो काम किए हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनका उनका क्या जुरिडिक्शन आया, जो इनहेबिटेड ऑफ कलकत्ता है, और साथ साथ उनको जो डिफेंडर है उसको अब उसी के अकॉर्डिंग, उसके धर्म के अकॉर्डिंग ही उसको जो डिफेंड करने का मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट जो था, इट लेट डाउन द अपील। अब देखिए यहाँ पे क्या था, मद्रास, ठीक है? मद्रास और बॉम्बे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्या थी, ये किसके मतलब ये दोनों प्रेसिडेंसी थी, और इसके ऊपर कौन था, ठीक है? बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस काउंसिल, ठीक है? तो ये क्या था, ठीक है? तो ये क्या था, कोई भी अगर काम जो अगर कोई भी अपील इन दोनों प्रोविंसेस में आती है, ठीक है? तो यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए कलकत्ता के हैबिटेंट जो होंगे वो तो यहाँ जाएंगे, ठीक है, जो कलकत्ता के हैं, बट अगर मद्रास और बॉम्बे का अगर कोई केस है, कोई भी अगर अपील आती है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी, वो बंगाल जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस उसकी जो काउंसिल है उसके पास लाई जाएगी, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको जो एग्जामिनर है प्रीलिम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जामिनर वो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं डालेगा, वो यही 3-4 स्टेटमेंट्स डाल देगा, आपको पूछ लेगा कि आप इसमें से बताएं कौन सी गलत है, ठीक है? तो आपको अगर स्टेटमेंट्स अच्छे से आती होंगी तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इट एम्पावर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड इट्स काउंसिल टू फ्रेम एंड रेगुलेशन। अब जो भी मद्रास एंड प्रेसिडेंसी थी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, इसकी जो काउंसिल थी उसके रूल एंड रेगुलेशंस, और इसके जो कोर्ट थे उसके रूल एंड रेगुलेशन कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड काउंसिल। और आपको ये सब मालूम ही है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, इसकी जो इसकी जो डिसीजन है वो कैसे मेजोरिटी से लिया जाता है। इसके जो 4 मेंबर्स हैं, अगर 3 यस करते हैं कि यस ये रूल एप्लीकेबल होगा, तो वो मान लिया जाएगा। अगर इन केस ऑफ टाई हो जाता है, तो उस केस में क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो वोट करेगा, और जो भी वो वोट करेगा यस और नो, तो उसी के अकॉर्डिंग ही वो जो लॉ है वो बनेगा, और या फिर उसको रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैं एक आपको करेक्शन करना चाहता हूँ, जो लास्ट टाइम मैंने 73 में आपको बताया था, राज्यसभा में जैसे कि ये हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो काउंसिल थी, ठीक है, इनके 4 मेंबर जो थे, ठीक है, एवरी ईयर 1/4 जो थे वो रिटायर होते थे, और रिटायर होते थे, और ये री इलेक्ट नहीं हो सकते, री इलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है? और राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3, वहाँ पे मैंने 2/3 लिखवाया था, आपको ये ध्यान रखना है कि 1/3 है यहाँ पे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है? तो मैं आपको ये करेक्ट करवा रहा हूँ कि राज्यसभा में जो हैं वो 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, बट इन केस ऑफ जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो थी काउंसिल थी, वो हर साल 1/4 जो था उसका वो रिटायर होता था, ठीक है? होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये था हमारा अमेंडिंग एक्ट 1781। इसके बाद हम जो करेंगे पिट्स एक्ट को, ठीक है? होप आपको ये समझ आया होगा।